जी हम कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा 19 कर रहे थे। डायमैग्नेटिक इसमें कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन जो K4 FeCN6 जो है वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें आयरन में सबसे ज्यादा जो है वो अनपेयर्ड, सॉरी सारे जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी हर जगह कोई ना कोई अनपेयर आ जाता है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जितने भी अनपेयर होंगे इसको जो पेयर्ड अप कर देगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है K4 FeCN6 में। बाकी इनके स्ट्रक्चर बना के देखने को बाद में, फ्लोराइड जो है वो अनपेयर वो पेयर अप नहीं कर सकता, वाटर भी पेयर अप नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीक फील्ड है। जबकि सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसमें साइनाइड है, जो पेयर अप कर देता है और उसको डायमैग्नेटाइज बना देता है। क्वेश्चन 20 है, ये क्वेश्चन देखो। द कॉम्प्लेक्स, कर्सर कर दूं जरा। जी द कॉम्प्लेक्स है कॉपर टेट्रा अमीन +2 जो है, इसका जो है स्ट्रक्चर, ये जो कुछ स्टेटमेंट्स इसके बारे में दी हुई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करना है। टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप ये टेट्राहेड्रल तो हो सकती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। दूसरा है स्क्वायर प्लेनर विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो कॉपर जो है वो क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 29 जो है 4s1 3d10 है। तो +2 की वजह से कॉपर में जो है वो क्या करते हैं कि एस वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और एक डी में से रिमूव होगा। अब इसके जो है सारे के सारे क्या है, अच्छा, तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल फिल हैं, अनपेयर एक है, अगर तो दो होते तो वो पेयरिंग हो जाती। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सो कॉपर जो है वो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑर्बिटल जो है वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो इसमें जो आएगा तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन फिर क्या आएगा जी? बी ऑप्शन क्या है? स्क्वायर प्लेनर विद वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, टेट्राहेड्रल विद ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो स्क्वायर प्लेनर विद ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो इसकी जो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी फिर? sp3 होगी। टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी जो है वो वेकेंट होता तो तब वो उसमें हिस्सा ले सकता था हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लेकिन इसमें आपने एक और भी देखे, थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है। आपने जब इसके स्ट्रक्चर पढ़े थे तो एक एक्सेप्शन थी, जिसमें हालांकि डी में जो इनर डी है वो खाली भी नहीं है, लेकिन वो एक पी को छोड़ के वो आखिर वाले डी में हिस्सा ले रहा है। तो एक्सेप्शन को देखा जाए तो ये है जी, बी ऑप्शन करेक्ट बनता है कि इसका स्ट्रक्चर तो स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन जो है वो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताए थे ना, तो वहां पे कॉपर टेट्रामेन का स्पेशल स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है, जहाँ पे sp3 की बजाय sp2d स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और आउटर डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है, एक पी को स्किप किया जा रहा है। इस वाले से इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे रफ में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे तो सारे एक टाइप के ना, तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, लेकिन उसमें से दो, एक या दो क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे स्ट्रक्चर बना के रफ पे आप इसको
कर सकते हैं, माइंड में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पेपर के कहीं पे रफ पेज पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ए ऑप्शन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? मैंगनीज की जो है वो 27 एटॉमिक नंबर है इसका, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, डी के 7 होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर के जो है, जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होंगे। इसी तरह फेरिक Fe+3 Ni+2 और कोबाल्ट में जो है वो इससे कम इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर होंगे, तो इसलिए जो ए ऑप्शन मैंगनीज इसमें जो होगा वो करेक्ट होगा। आयरन में कैसे कम होंगे? आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, दो जो है वो उसमें चले जाएंगे, एस के चले जाएंगे। तो मैंगनीज में जो है वो +2 जब होगा, मैंगनीज का 25 एटॉमिक नंबर है, तो 25 का मतलब है 5 इसमें डी ऑर्बिटल में होंगे, एस के 2 चले जाएंगे तो 5 के 5 अनपेयर रहेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है डी ऑप्शन में, तो +2 होगा तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। इसके अलावा निकल सेंट्रल एटम है, तो निकल का 27 एटॉमिक नंबर है, बल्कि 28 है। 2 इलेक्ट्रॉन एस में से चले जाएं तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर होंगे। तो सारी की सारी डिस्कशन के बाद जो ए है मैंगनीज, इस कॉम्प्लेक्स में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सबसे ज्यादा है, इसको आपने करेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद है 22वां नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इन मेटल आयन? अच्छा, आप देखें कि DsP3 किस में होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक डी है, एक एस है, 3 पी है, इसका मतलब 5 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 होगा। तो इन सब में देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 किस में है? इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है। तो आप करेक्ट ऑप्शन किस पे लगाएंगे? बी पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इसमें है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द इज हाई स्पिन आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? अच्छा, इसमें आपने स्ट्रक्चर में अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ना, तो फिर तो ये आप फटाफट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा है जी? इसको जरा आप पीछे से रिवाइज भी कर सकते हैं। आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन। अच्छा, कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना बनता है जी? 27। इधर भी 27 है, इधर भी 27 है, ये भी एटॉमिक नंबर 26 है। अब 27 है, +2 चले जाओ तो डी के इलेक्ट्रॉन है 7, 7 हो ना, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। तो वाटर जो है वो वीक फील्ड होने की वजह से इसको पेयर अप तो नहीं कर पाएगा, साइनाइड में पेयरिंग हो जाएगी, तो ये पेयर अप हो जाएंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो कोबाल्ट फ्लोरीन जो है वो भी एक वीक फील्ड है, तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है जी 27, तो एस में 2 और डी में 7, तो 3 प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 रिमूव हो जाएंगे, 2 एस वाले जाएंगे, एक जो हो जाएगा उसमें से डी में से, तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो ये भी वीक है, ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल को पेयर अप तो नहीं कर सकता, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो ये 26 है एटॉमिक नंबर, एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो 6 इलेक्ट्रॉन डी में मौजूद हैं, जो कि 4 अनपेयर होंगे, लेकिन साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से इन 4 अनपेयर को पेयर अप कर देगा, तो ये तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उसमें सबसे जो है वो हाई स्पिन और आउटर डी ऑर्बिटल कौन सा है जनाब? कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो इस पे आपने करेक्ट का निशान लगाना। 24 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स कौन सी है? इसको डिस्कस करते हैं। वीक लिगेंड लाइक फ्लोराइड क्लोराइड फाइव हाफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बात ठीक है, क्योंकि पेयरिंग नहीं कर पाते तो ये हाफ जो है वो हाई स्पिन होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक साइनाइड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये भी ठीक है, क्यों? वो पेयर अप कर देते हैं, स्पिन कम हो जाती। ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड है। निकल कार्बोनाइल इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बोनाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है का इस फ्लोरीन की निस्बत, तो निकल के तमाम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता, तो ये हाई स्पिन नहीं है बल्कि लो स्पिन है। ये आपने डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। अब 25वां, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोबाल्ट +2 इन द टेट्राहेड्रल फील्ड। तो सबसे पहले हमने ये वैसे वैल्यूज हैं, इस तरह की वैल्यूज तो पेपर में नहीं आती इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन उसने सिखाई हुई है, इसलिए उसने ये ऐसा जो है वो कर दिया है। तो अगर ये फार्मूला वैसे आप लगाएं तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को देखकर फार्मूला फाइंड करके क्या इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम जो है डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसके? हाँ जी, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने का तरीका यह है कि पहली सीरीज के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम का 24 है, एस में एक और डी में है 5। 3 पॉजिटिव हो जाएगा तो एक एस का जाएगा, डी में से 2 जाएंगे, तो इसका मतलब है डी में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन रह जाए तो डी एस पी 2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, तो डी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे? 3। ये आप करेक्ट कर लें, बी ऑप्शन। हाईली पैरामैग्नेटिक वो होता होगा जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इन तमाम में देखें तो आयरन जो है वो +2 की फॉर्म में, तो टोटल एटॉमिक नंबर 26 है इसका। एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, डी में होते हैं 6। डी में क्या आते हैं जी? 6। +2 होने की वजह से डी के इलेक्ट्रॉन 6 बच जाएंगे बस। इसके अलावा क्रोमियम में 25 इलेक्ट्रॉन है टोटल, +3 होगा तो एस में 2 जाएंगे और डी में 4 रह जाएंगे, जो पहले 5 है। अच्छा, डी में 5 थे और एस में 1, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक एस वाला 2 डी वाले जाएंगे, तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पे 4 अनपेयर डी में मौजूद है, यहाँ पे 3 मौजूद है। कॉपर में 29 एटॉमिक नंबर है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 है, तो +2 चार्ज होगा इसके ऊपर, तो एक एस का जाएगा और एक जाएगा डी का, तो जनाब सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। डी में 10 थे। जिंक में भी डी में 10 हैं, +2 हो जाएगा तो सिर्फ वी के एस के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये भी सारे पेयर हैं, ये भी सारे पेयर हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। द कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्साको, ये तो एफएससी में भी क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पे भी इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो है वो हम लगाएंगे जी डी डी ट्रांजिशन की वजह से। अच्छा, ये इसमें कलर नहीं पूछा गया, वजह पूछी गई। तो हमने उधर भी डिस्कस किया कि कलर तभी बनता है जब डी में स्प्लिटिंग होती है और एक इलेक्ट्रॉन अपना नीचे वाला T2G छोड़कर Eg में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन जो है वो टाइटेनियम में वो वजह है कलर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, इनमें से कलर्ड बताना है। अच्छा, याद रखिए कि जो है वो स्कैंडियम 3b और 10b, सॉरी 2b, ये तो नॉन टिपिकल है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो कलर नहीं बनाता। स्कैंडियम भी गया, ये भी गया, तो ये दोनों वैसे उसने सेम लिखे हुए हैं, तो ये टाइटेनियम जो है वो कलर देगा। कंसेप्ट ऑफ द शेप ऑफ द d ऑर्बिटल इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय। अच्छा, आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में शेप्स का इतना रोल नहीं है, लेकिन जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसकी ओरिएंटेशन और शेप्स का रोल है। तो अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना है तो लाजमी तौर पर आपको डी ऑर्बिटल की शेप और ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए। देयर आर 2 स्केल्स ऑफ एनर्जी, मैयर और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दो कौन कौन से हैं? एक डेल्टा, ये डेल्टा ओ है, और एक डी क्यू है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 10 डी क्यू, ये आपका करेक्शन होगा। ठीक है। यू हैव द D4 सिस्टम, ये आप 31 में कौन सा लगाएंगे? कौन सा? 31 में 31 में दो है वो CFT वाला, इसको समझ लें दोबारा कि उसने क्वेश्चन ये देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज एसेंशियल, कि डी ऑर्बिट, अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ ये बताता है कि डी ऑर्बिटल अगर वेकेंट होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, शेप और ओरिएंटेशन का कोई इसमें तस्करा नहीं है। MOT में भी सिर्फ ये बताता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, शेप क्या है इसमें भी उसका कोई तस्करा नहीं है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि जब A6 और इसको अप्रोच करते हैं
तो एक्सिस पे आने वाले डी ऑर्बिटल्स जो है वो उनकी स्प्लिटिंग और तरह से होती है, वो नीचे वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं प्लेन्स में होते हैं वो लो पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग का तल्लुक उनकी ओरिएंटेशन और शेप के साथ है। और स्प्लिटिंग किस में बताई जाती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए हमें शेप्स और ओरिएंटेशन का पता होना जरूरी है। 32 में 10 डी क्यू आता है, ये तो हमने बताया कि डेल्टा ओ जो है 10 डी क्यू होता है। यू हैव द डी फोर सिस्टम। How much is the difference of energy Eg and T2G for a weak field ligand? वीक फील्ड लिगेंड के लिए एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा जनाब? D4 सिस्टम है, तो आप कैसे आप वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये है कि वो करीब करीब है एक दूसरे के। T2G और Eg क्या है? करीब करीब है। तो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, ये इसने नहीं बात यहाँ पे बताई। जब तक ये नहीं बताएगा क्लियर नहीं होगा। चलो फर्ज करते हैं ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। तो T2G नीचे रह जाएंगे दो, और ऊपर चले जाएंगे तीन। टेट्राहेड्रल में तीन नीचे आ जाएंगे, दो ऊपर चले जाएंगे। तो चार में से दो इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, दो होंगे ऊपर। तो आप इसकी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स टू आ जाएंगे, टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर से, प्लस फोर से, और नीचे दो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स से। ठीक है, तो इसका जो क्या आंसर बनेगा इसको जरा कैलकुलेट करें। तो माइनस सिक्स डी क्यू आ जाएगी नीचे के लिए। तो आप ये समझ लें कि अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा कि जब तक वो ऊपर जा सकते हैं, तो ये कितना आएगा? चार हैं। ये जरा कैलकुलेशन जो उधर गई हुई है ना, टेबल बनाया हुआ, जुबान नहीं हो रहा, टेबल मौजूद है, उसमें आप देखें कि उसमें कितने होंगे। D4 सिस्टम में वीक फील्ड के लिए क्या है और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या है। ठीक है, इसको आप टेबल एडजस्ट कर से देख लें, कैलकुलेट भी कर लें। द वैल्यू ऑफ वन बोहर मैग्नेटॉन कितनी होती है जी? ये वैल्यू दी गई है, तो ये जनाब होती है जनाब 9.27 इंटू 10⁻21 ग्राम अर्ज पर ग्राम। आगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस नहीं किया, इसको आप पढ़ के इसके भी आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। जी, आप इसके बारे में कोई कर लेते हैं डिस्कशन। 29 का पूछा गया जी, 29 पे जाता हूँ। अच्छा, ये 29 विच इज हाईली पैरामैग्नेटिक, ये मैं सारे ऑप्शन आपको बताता हूँ, सुबानी जुबानी जरा समझ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल एटम है फेरस, आयरन समझ लें। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। 26 का मतलब है छह सर ये इलेक्ट्रॉन। 28 एमसीक्यूज है, 29 उससे नीचे वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा, 29 में उसने पूछा कि द कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा, या हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, पहला उसके प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसका कलर है, ऐसी तो कोई बात नहीं। वाटर हो, कोई भी लिंगन हो, उसका कलर से ताल्लुक नहीं है। अब मैं वैसे ही आपको पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड हम थ्योरी में हमने पढ़ा कि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं ना, तो अगर उनमें एनर्जी गैप थोड़ा है तो सूरज की रोशनी में से कोई एक कलर की वेवलेंथ लेकर एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट जो T2G होते हैं से ऊपर चला जाता है। तो जो वेवलेंथ उसने अब्जॉर्ब की है वो उसमें से माइनस हो जाएगी, बाकी जो वेवलेंथ्स हैं उनके जो सम होगा वो हमें कलर नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमने करेक्ट डाला है, क्योंकि जो इसका कलर हमें लगता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है कि टाइटेनियम पॉजिटिव 3 में डी ट्रांजिशन होती है, नीचे वाले डी ऑर्बिटल में से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चले जाते हैं, तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो इस वाले से हमें कलर नजर आता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन?
जी कल हम ना कल के दिन का क्या प्रोग्राम, लेक्चर रखें या मंडे से कर लें? नेक्स्ट जो है वो मेरे हैं। कल होना सर चाहिए। मंडे से कर लें, क्योंकि ना सर बता रहे थे कि अभी टाइम है हमारे पास हाँ काफी टाइम है। ज्यादा। अच्छा मेरा जी हम ना मैं प्लान बना के सेंड भी करूंगा। अब मेरे पास जो प्लान है मैं करना ये चाहता हूँ, डी ब्लॉक हमने कर ली है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने काफी अच्छा डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है एक मैंने एसिड बेस थ्योरीज करवानी है आपको। इनऑर्गेनिक में मेरा ख्याल है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट काफी हैं। बाकी आप इसको स्टडी करेंगे तो जो टॉपिक आपको लगेगा कि ये डिफरेंट है, एक हमने एक या दो लेक्चर लगाने हैं प्रैक्टिकल्स पे, साल्ट एनालिसिस पे। ये बहुत जरूरी है, उनमें से क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी इस बारे में पूछा जाता है, और जो है वो क्वेश्चन में भी आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में। तो हम जो है वो साल्ट एनालिसिस पे जरूर लगाएंगे। हाँ इसमें एक एसेंशियल ऑफ केमिकल एनालिसिस बीएससी लेवल का एक चैप्टर है, उसमें साल्ट एनालिसिस के बारे में और केमिकल एनालिसिस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये वो कर लेते हैं। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, तो मेरे असद साहब ने भी एक लेक्चर रखा हुआ है क्रोमेटोग्राफी पे, किया हुआ है? जी सर। किया लेकिन हुआ सर है। वो कम्प्लेक्स आइन कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट वगैरह की नहीं हुई, वो सिंपल क्रोमेटोग्राफी हुई है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ नहीं, ये इनऑर्गेनिक में भी एक चैप्टर उन्होंने दिया हुआ है ना बीएससी का, इसलिए मैंने पूछा, सर कॉम्प्लेक्स तो वो मैं आपको बीएससी कराऊँ। में जो है वो कम्प्लेक्स की क्रोमेटोग्राफी है। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, कॉम्प्लेक्स की क्रोमेटोग्राफी नहीं है, वो सिंपल क्रोमेटोग्राफी पे एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सा चैप्टर है, तफसील में नहीं है उसमें, तफसील जी में मैं सर वो कर लिया है हमने। हाँ वो सिंपल है बिल्कुल, तफसील में हम जाऊंगा, उनसे मैं मशवरा कर लूंगा, मैं आपको फिर जो एडवांस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है ना, हाई परफॉर्मेंस जी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो टॉपिक हैं ये मैं आपको करवाऊंगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में। और एक दिन के लिए सर जो मोल कैलकुलेशंस हैं उनकी एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस भी रखिएगा। चलें ठीक है, वो हम ऐसी कर लेते हैं। डिस्कशन जैसे आज रखी है। हाँ चलें ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो उस अच्छा एक अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा इनऑर्गेनिक रह गया वो है एसिड्स एंड बेस बेस की थ्योरीज और थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, ये आपने एमएसए में पढ़ा होगा। ये 2 दिन हमारे इस पे लगेंगे, मंडे और ट्यूसडे इस पे रखते हैं। अब उसके बाद एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो फिजिकल का पोर्शन भी बन जाता है, इनऑर्गेनिक का बन जाता है, उसको वैसे बाद में रख लेते हैं। ये 2 चैप्टर करके मेरा इरादा है कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, और एक है केमिकल काइनेटिक्स, वो करवाना चाहता हूँ आपको। ये बड़े टॉपिक्स हैं, कंबाइन करके एमएससी और बीएससी को ये मैं आपको करवाऊंगा। तो इस पे हमें 2-2 3 3 दिन कम से कम एक टॉपिक पे लगेंगे हमें। उनसे मेरी बात ऐसी हुई है कि आपको वो करवाया जाएंगे, ऑर्गेनिक के मेजर पोर्शन वो करवाएंगे आपको। स्टेरियो पे डिस्कशन हुई है? जी सर हो गई है। हाँ वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें आरएस सिस्टम के क्वेश्चन आपने जो है वो मोस्टली उसको करना है, एक्सरसाइज करना है, रेसिमिक जी मिक्सचर्स सर। के क्वेश्चन करना है आपने, रेसिमेट क्या होता है, उसको कैसे किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, डायास्टेरियोमर्स क्या होते हैं, स्टेरियोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसकी है ना कंप्रिहेंसिव स्टडी आपने करनी। तो चलें आज के लिए इतना है, अब मंडे से एसिड और बेस की, इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट लेना भी बड़ा ज़रूरी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कोशिश करके मैं आपको इसकी जो लिंक भेज देता हूँ।